हम बात करने वाले हैं XY ग्रुप के बारे में, एयरफोर्स के बारे में और उन कैंडिडेट्स के बारे में हम बात करेंगे जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं एयरफोर्स में, लेकिन वो किसी रीजन की वजह से नहीं ले पाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है उन चीज़ों के बारे में। और जो XY ग्रुप को क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल पर्पज से बनाई गई है। और आज हम बात करेंगे आकाश सिंह से, जो XY ग्रुप को क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ आइए बात करते हैं आकाश सिंह से। आकाश सिंह, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे व्यूअर्स को बता सकते हैं क्या कि किस तरीके से आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी आपको, और किस तरीके से आपने इसमें आवेदन किया था इस फॉर्म के लिए, और आगे फिजिकल में आपको क्या क्या दिक्कतें रही, फिर आपका मेडिकल हुआ एंड अभी आप क्वालिफाइंग कर चुके हैं इस एग्ज़ाम को, तो बताएंगे इसको कैसे किया आपने? So friends, basically I was preparing for BSc in the month of March, but जैसे कि फॉर्म्स यूपी कांस्टेबल के आए, फिर एयरफोर्स के भी आए, so mainly I was preparing for UP constable exam because it was quite easy for me to clear that exam. So my main focus was on UP constable, but फॉर्म मैंने भर दिया था कि मीन्स बेसिकली आजकल सब लोग फॉर्म भर देते हैं तो भी 12th के बाद एग्जाम होते हैं तो फॉर्म भर देते हैं। So but I was not quite sure about that Air Force exam, that I will surely crack this exam. Okay. But here and there I was sure about UP constable exam. So I was mainly preparing for UP constable exam. Okay. So when I passed BSc first year, then I filled that UP constable form, and in parallel that Air Force form came. Okay. So that form also I filled. So 4 मई को एग्ज़ाम मैंने दिया। ऐसा हुआ था कि 1 तारीख को मेरे मेल पे मैंने चेक किया कि एयरफोर्स का फॉर्म आ गया है। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं यूपी कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट सो मैंने ध्यान नहीं दिया कि जैसे कि मेल्स पे मेल वगैरह चेक नहीं किए। 1 तारीख को यूपी एयरफोर्स की तरफ से मेरे पास मेल आया कि फेस फर्स्ट का एडमिट कार्ड आ गया है। सो आई गॉट सरप्राइज्ड बिकॉज 4 मई को एग्ज़ाम था, 1 तारीख को एडमिट कार्ड आया। सो मैंने सोचा कैसे मैं इस चीज़ को प्रिपेयर करूँगा। बिफोर 3 days ago या? हाँ, बिफोर 3 days पहले आपको पता चला कि आपका एडमिट कार्ड आया हुआ इसके लिए? 3 दिन पहले मुझे पता चला कि इससे पहले कोई प्रिपरेशन नहीं की थी आपने? इससे पहले नो, केवल आप कांस्टेबल भी कांस्टेबल पे फोकस कर रहा था क्योंकि सो पता ही नहीं था कि ये चीज़ें हो सकती हैं कहीं पे। तो 4 मई को जब एग्ज़ाम हुआ तो देने तो जाना ही था, तो उसको मैंने एग्ज़ाम दिया जाके फिर वही कांस्टेबल के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कांस्टेबल तो मैं निकाल सकता हूँ, एयरफोर्स का श्योर नहीं था क्योंकि इसमें प्रिपेयर भी नहीं किया था और सडनली एडमिट कार्ड आया था तो श्योर भी नहीं था इन चीज़ों के लिए। तो रिटन एग्जाम का जो पैटर्न रहता है कैसा रहता है इसमें? जैसे कि आपका पहला एग्जाम हुआ था जिसमें एग्जाम देने गए थे आप, तो उसमें जो चीज़ें पूछी गई थी, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं बेसिकली आपके? रिटन एग्ज़ाम में मेनली अगर आप एक्स ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो एक्स ग्रुप में इंग्लिश रहेगा, आपका मैथ्स रहता है और फिज़िक्स रहता है। अगर आप वाई ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो उसमें इंग्लिश रहेगा और रागा रहेगा। रागा में आपका रीजनिंग रहता है और जनरल एबिलिटी मेनली वो रहता है। रीजनिंग रहेगा, थोड़ा सा जीएस रहेगा और 2-3 क्वेश्चंस मैथ्स के रहते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। दोनों का डाल सकते हैं मींस तो इंग्लिश रीजनिंग का भी इसमें एक्स का भी डालते हैं, वाई ग्रुप का भी साथ में डालते हैं, तो दोनों का अलग अलग पेपर्स में देने पड़ते हैं, एक ही एग्जाम आता है करने के लिए? उसका एक ही एग्ज़ाम आएगा, मीन्स शिफ्ट में डिवाइड हो जाता है। इससे पहले इंग्लिश का पेपर आएगा, फिर मैथ का आएगा वो। लेकिन इंग्लिश जो होती है जैसे X+Y अगर आप दोनों का फिल किया है तो इंग्लिश उसमें कॉमन पड़ जाती है, तो आपको 4 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ एंड रागा। ओके। बेसिकली आपका जब अपने एग्जाम दे के आए फिर कितने टाइम के बाद आपका एग्जाम क्वालिफाई रिजल्ट आया आपका? ये 4 मई को मैंने एग्ज़ाम दिया था, 21 मई तक मेरा रिजल्ट आ गया था सभी लोग। सो 21 तारीख को जब रिजल्ट आया, सो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि उस रिजल्ट को जाके चेक करो जाके, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि सिलेक्शन नहीं होना है क्योंकि प्रिपरेशन किया नहीं था अच्छे से। सो जब मैं रिजल्ट जाके चेक किया, अपना रोल नंबर वहाँ पे डाला जाके, तो मैंने देखा कि X+Y दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया है। सो आई गॉट सरप्राइज्ड कि कैसे हो गया। बट 21 के बाद 9 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम और मुझे फ़िज़िकल के लिए जाना था, हाँ 3 ASC कानपुर में। सो चकेरी में चकेरी में 3 एयरफोर्स स्टेशन सेंटर पे चकेरी में। तो यहाँ पे 9 आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं? लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो यहाँ से जाना था तो मैंने सोचा एक दिन पहले निकल लेता हूँ। तो 9 जून को एग्ज़ाम था, 9 जून को फिज़िकल के लिए जाना था। सो 5:30 पे हम लोग की रिपोर्टिंग टाइम था वहाँ पे, जो अपने स्टेशन करना था। ओके। तो 5:30 पे हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट किए जाके 6 बजे तक हम लोग की एंट्री वहाँ पे हो गई थी। फिर वहाँ पे तो फ्रेंड्स वहाँ पे
जो स्टेप्स रहेंगे, जैसे कि जिस दिन पहले दिन फिजिकल होता है, पहला तो आपका रनिंग रहेगा, फिर उसके बाद पुशअप्स होंगे, फिर उसके बाद सिटअप्स होंगे, फिर उसके बाद स्क्वाट्स रहेंगे, फिर उसके बाद आपका SIT होता है जिसको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 भी बोलते हैं, जिसको हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। सो फिर उसके बाद आपका होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जिसको हम GD मतलब ग्रुप डिस्कशन के नाम से भी जानते हैं। सो आप बता सकते हैं आपने कैसे किया, क्लियर किया, कैसे पहुँचा जाके वहाँ पे आप पहुँचने के बाद में पहला आपका क्या था? मैंने पहले रेस स्टार्ट की गई आपकी या फिर बाकी चीज़ें आपकी थी, जैसे कि आपका पुलअप्स था, चिनअप्स था या आपकी जो सेटअप्स थे, क्या क्या कैसे कैसे आप स्टेप बाई स्टेप बता सकते हैं क्या बेसिकली कैसे आपने किया? 6 बजे जैसे कि हम लोग की रिपोर्टिंग टाइम, वो 5:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 6 बजे तक हम लोग को एंट्री मिल गई। फिर वहाँ से जैसे हम लोग की रेस सबसे पहले थी। सो कई ग्रुप्स रहते हैं, बहुत बंदों का सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे रेस में लगभग बच्चों को निकालना रहता है उन लोगों को। सो हम लोग लगभग 300 बच्चे के आसपास थे रेस में, एक बार में खड़े कर दिए गए, एक बार 300 बच्चे, और उन लोगों को लगभग 70 to 80 बच्चों को लेना रहता है। ठीक है। सो मैंने सोचा कि सबसे आगे वाली लाइन में लग जाऊंगा तो आगे ही रहूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे रेस स्टार्ट हुई 10 बच्चे मुझसे आगे निकले, 20 बच्चे आगे निकले, 30, 40, 50 ऐसे करके जब 70 to 80 बच्चे मुझसे आगे निकल गए तो देन आई गोट डीमोटिवेटेड। मुझे लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, कि अब मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। लेकिन आगे निकल चुके थे आपसे? वो बहुत आगे निकल चुके, 200 मीटर बच्चे मुझसे आगे निकल चुके थे। मैं सोच रहा था कि मेरा होना नहीं है सिलेक्शन, बट वो कहते हैं ना कि अगर माइंड में आपने, अगर जो मन से, जिसके पास विल पावर है ना, जिसने जो मन से नहीं हारता है उसको कोई नहीं हरा सकता है। सो वहाँ पे वो चीज़ें थी। एक कमांडिंग ऑफिसर ने भी मुझसे बोला था कि 6 मिनट और 30 सेकंड्स आपको पूरे मिलेंगे, आपको पूरे यूटिलाइज़ करना है। इसमें ये नहीं है कि जो 2-3 बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं या सेकंड आ रहे हैं उन्हीं को लिया जाएगा, सारे बच्चों को लिया जाएगा। कितने मीटर की दौड़ होती है? ये 1600 मीटर की रेस हुई थी और 6 मिनट 30 सेकंड्स आपको पूरे मिलेंगे। हाँ, तो उसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है। अगर आप उसमें दौड़ जाते हैं आराम से तो फिर आपका सेक्शन पकड़ा। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 20 में आना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे आपको टाइम मिलेगा। और फिर वही मैं दौड़ता रहा। एवरेज जब बच्चों को मैं रुकते हुए देखा, जो लोग आगे निकल गए थे, तो वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि दौड़ते रहो, देखा जाएगा जो होगा। तो दौड़ता रहा। फाइनली जो 60 to 70 या 80 बच्चे जो सिलेक्शन, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि 70 बच्चे उन्होंने, सर लोगों ने, ऑफिसर्स ने अंदर कर लिए थे। उसके बाद हम लोग को जस्ट उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता कि हम लोग रेस्ट कर लें, कुछ कर लें, जस्ट उसके बाद हम लोग का पुशअप रहता है। वहाँ पे 20 पुशअप्स लगवाई जाती हैं। सो पुशअप्स ऐसे नहीं लगवाई जाती हैं कि जैसे कि हम लोग घर पे कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। आराम से करना रहेगा, काउंट्स पे आपको करना रहेगा। जैसे 1 बोलेंगे, फिर 2 बोलेंगे, फिर 3 बोलेंगे, मतलब लगभग आधा मिनट का वो लोग गैप लेते हैं। सो वो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है उसको करने में। फिर उसके बाद जस्ट पुशअप के बाद आपका स्क्वाट्स रहता है। फिर उसके बाद आपका कितनी स्क्वाट्स रहती है करने के लिए? स्क्वाट्स भी लगभग अप्रॉक्स 20 रहती हैं, 20 के आसपास। मतलब नॉर्मल इसका रहता है 20 और 25 का रेशियो रहता है। 20-25 का रहता है। ओके, देन फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जिसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोला जाता है। फिर वहाँ पे हम लोग का सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी हुआ। तो वहाँ पे ये बीच का जो प्रोसेस था आपका, जहाँ पे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट तक का जो प्रोसेस था, उसमें रेस के बाद भी लोग वहाँ से निकाले गए, उसके बीच में लोग और भी निकले, या फिर सिर्फ रेस के निकलने के बाद में बीच में लोग नहीं निकाले गए, स्क्वाट्स वगैरह में, पुशअप्स में, या जो बाकी चीज़ें रही उसमें? ये फ्रेंड्स मेरे माइंड में भी डाउट था ये चीज़ों को लेके कि पुशअप्स में कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब पे देखा कि बहुत कम बच्चे पुशअप्स में निकाले जाते हैं, इसमें निकाले जाते हैं, बट जब मेरा सिलेक्शन हो रहा था तो मैंने देखा कि जो बंदा नहीं कर पा रहा है ना पुशअप्स या सिटअप्स या स्क्वाट्स नहीं कर पा रहा है, तो ऑफिसर लोग उसको डिस्क्वालीफाई कर दे रहे थे, डिस्क्वालीफाई कर दे रहे थे तुरंत। सो इसमें यह रहता है कि स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आपने रेस क्वालीफाई कर लिया है तो ये कंफर्म नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही गया है, फिर पुशअप क्वालीफाई करना पड़ेगा। अगर उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते तो सारा आपकी मेहनत ख़राब। फिर उसके बाद स्क्वाट में अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते फिर पूरा ख़राब। तो ऐसे करके हर एक स्टेप को क्वालीफाई करना ज़रूरी है। अगर किसी भी स्टेप में आप बाहर हो जाते हैं तो इसका मतलब आप बाहर हो गए टोटली। तो ओवरऑल आपकी एक विल पावर एंड आपका लक दोनों काम करते हैं साथ ही साथ। क्या अगर आप कोई चीज़ दिमाग में ठान लेते हैं कि मुझे करना है, अगर आप बोलते हैं ना खुद से नहीं, मन से अगर नहीं हारते हो ना, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो ये कहावत यहाँ पे आई थिंक सच बैठती है। और आपके साथ ऐसा ही हुआ, आप हारे नहीं वहाँ तक, और चलते गए, लड़ते गए, फाइटिंग करते रहे और लास्ट तक आप उसको लेके गए। फिर उसके बाद में जब आपका GD का नंबर आया, फिर वहाँ पे कैसा रहा जो आप बता रहे थे कुछ, आई थिंक? क्या? हाँ, GD से पहले वही सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हुआ। उसमें 30 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस रहते हैं।
सो उसमें फ्रेंड्स ऐसा नहीं रहता है कि मैथ्स के क्वेश्चन जैसे सॉल्व हम लोगों ने किया 2 आंसर आ गया तो सेकंड ऑप्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। उसमें बेसिकली ऐसा रहता है कि वहाँ पे एयरफोर्स वाले आप लोगों को जज करते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। सो वहाँ पे मीन्स ऐसे समझ सकते हैं आप, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, 10 to 15 रीजनिंग के क्वेश्चन थे, बाकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट थे। सो कमांडिंग ऑफिसर ने हम लोगों को कहा था कि सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, अगर आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबको अटेम्प्ट करिए, भले आपको नहीं आता है बट यू ट्राई। रीजनिंग के क्वेश्चन है, सिचुएशन रिएक्शन के टेस्ट क्वेश्चन है, अगर सी लग रहा है तो आप सी लगाइए, बी लग रहा है तो बी लगाइए, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सो 30 मिनट में मैं फ्रेंड्स ये और बताना चाहता हूँ, 30 मिनट में 45 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी रहते हैं, उनको पूरा पैसेज टाइप का रहता है, पढ़ना पड़ेगा। 3 to 4 लाइन्स के रहेंगे कि जैसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि आप कहीं पे एज ए ऑफिसर वर्क कर रहे हैं और कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। सो आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, बट एंड उस सिचुएशन को आप कैसे टिक करते हैं वहाँ पे, कैसे टैकल कर पा रहे हैं वहाँ पे। एंड बाकी अगर वो सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग भी सही होगी तभी आपको वहाँ पे पास आउट किया जाएगा, तभी पास आउट किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों का 4 PM के आसपास हम लोग का रिजल्ट आया सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का। सो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन लोगों ने आके हम लोगों को बताया कि जैसे जैसे मैं नंबर चेस्ट नंबर बुलाता जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे नाम नहीं बुलाया जाता है, वहाँ पे हम लोग को एक चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। जैसे कि मेरा चेस्ट नंबर 202 था, तो एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को कॉल किया जाता है। तो कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि जो लोगों को मैं बुलाऊँगा वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको जाना रहेगा। सो फिर हम लोग को बुलाना स्टार्ट हुआ, तो जैसे कि चेस्ट नंबर बुलाया, चेस्ट नंबर 198, 199, 201, फिर 202 मुझे मतलब छोड़ दिया, फिर 202, 203। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मेरा लक वर्क किया, अगर लक ना होता तो मैं भी फ्लो में साथ ही साथ में चला जाता। बट क्योंकि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं इन चीज़ों में कि जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस नहीं होता है, प्रैक्टिस चीज़ें नहीं, वो तो आपका तुरंत माइंडसेट काम करता है। हाँ, तुरंत माइंडसेट, क्या सोचते हो, कैसा आप लोगों से बिहेव करते हो, आपका दिमाग क्या कहता है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं लक पे ही वर्क करती है। 5 PM के आसपास हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन होना था। सो हम लोग ग्रुप डिस्कशन के लिए कॉल किए गए। 15 to 20 बच्चों का ग्रुप रहता है एक साथ में, मतलब 15 से 20 लोगों को बिठाया जाता है। फिर उसके बाद क्या रहता है? फिर उसके बाद हम लोगों को बताया गया इंट्रो देना है। इंट्रो के बाद हम लोगों को जो टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक पे बोलना रहता है। फिर उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं कि आपको आपका GD स्टार्ट करना है। GD आप समझ सकते हैं, उसको डिबेट नहीं कह सकते हैं, एक हिसाब से जैसे एक टीम स्पिरिट जैसे होता है कि हम लोग को डिस्कस करना है। जैसे कि कोई भी टॉपिक आ सकता है, डीमोनेटाइजेशन, तो हम लोग एज अ फ्रेंड डिस्कस करेंगे, ना कि हम लोग को डिबेट करना है, ना कि बहस करना है। बहस करने इसको हम लोग हिंदी में भी कर सकते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में ही? नो, इट इज़ कंपल्सरी टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में मस्ट करना है, मस्ट इट इज़। अगर आपको इसको GD आपको वहाँ पे क्लियर करना है ना, तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। आप कुछ थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं हिंदी के वर्ड्स, लेकिन मैक्सिमम पार्ट्स जो आपका रहेगा ना, वो आपको इंग्लिश में ही बोलना है वहाँ पे। यस सर ऑर्डर्ड अस दैट यू कैन स्टार्ट योर GD। सो हम लोगों ने GD स्टार्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी सबका मोटो यही रहता है कि सबको ही स्टार्ट करना है GD। जैसे कि मैं भी यही मोटो बना के गया था, मेरा भी यही एम था कि सबसे पहले इनिशिएट जो करना है GD मुझे ही करना है। लेकिन वहाँ पे होता नहीं, एक फिश मार्केट सा बन गया सबने, क्योंकि सबका मोटो वही होता है, तो सब लोग बोलना स्टार्ट कर दिया, एक साथ बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा लग रहा था फिश मार्केट हो गई है। सो कमांडिंग ऑफिसर जो वहाँ पे थे उन लोगों ने सबको स्टॉप किया, कहा कि नाउ जो हम लोग 15 बच्चे थे, 16 बच्चे थे, बाकी 8 को इधर डिवाइड कर दिया, 8 इधर डिवाइड कर दिया, टीम डिवाइड कर दिया, और कहा कि अब आप 8 बच्चे इधर GD करेंगे, इधर बच्चे आप आपस में GD करेंगे, क्योंकि वहाँ पे किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था जब सब बोल रहे थे। तो जैसे उन्होंने बोला कि नाउ यू कैन स्टार्ट योर GD, तो मैंने इनिशिएट कर दिया GD को। सो फ्रेंड्स, ये और बताना चाहता हूँ कि जो फ्रेंड्स आपके आसपास रहते हैं, जैसे कि जिन्होंने कुछ बोला होगा, ठीक है, तो उनसे आप पॉइंट उठा सकते हैं, थोड़ा अपने मन से बना सकते हैं। जैसे मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखे, तो उन्होंने कहा जो उसमें रहता है उसको एज इट इज़ रट लीजिए और बोल लीजिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने ऐसा किया ना,
तो आप इतना नर्वस हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, डिस्क्वालीफाई यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द जीडी। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर कुछ पॉइंट्स फ्रेंड्स के मिल रहे हैं, ठीक है, तो जितना आपके माइंड में जो इंस्टेंटली आप बोल पाएंगे ना, वही आपका काम आएगा। कंटिन्यूअसली बोलना है वहाँ पे। हाँ, कंटिन्यूसली आपको बोलना है। और कुछ बंदों को मैंने वहाँ पे देखा था, कंटिन्यूसली बोल तो रहे थे, कंटिन्यूसली आपको बोलना नहीं है। मैं आपको वहाँ पे औरों की बात भी सुननी है, बिकॉज कमांडिंग ऑफिसर ने जैसे बताया था कि आपकी हम वहाँ पे टीम स्पिरिट देखेंगे, लीडरशिप क्वालिटी देखेंगे, तो सब वहाँ पे जज की जाती है। सो आपको वहाँ पे लोगों को सुनना भी है, बोलना भी है, दूसरों को मौका भी देना है। जैसे कि मैंने किया था वहाँ पे, कुछ लोगों को डोमिनेट कर रहे थे बच्चे, कुछ बच्चे नहीं बोल पा रहे थे। सो मैंने उन बच्चों को शांत किया, मैंने कहा ही वांट टू स्पीक समथिंग, प्लीज़ लेट हिम स्पीक। सो ऐसे करके मैंने दूसरों को बोलने का मौका दिया। लीडरशिप क्वालिटी भी दिखानी होती है वहाँ पे, कि कैसे आप टीम को लीड कर सकते हैं और कैसे आप बाकी लोगों को भी मौका दे सकते हैं करने के लिए। ओवरऑल आप बोल रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग ये था कि आपको जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उस पर आपको बोलना भी है। जो भी पॉइंट्स आपके फ्रेंड्स वहाँ पे ले रहे थे, उन फ्रेंड्स के पॉइंट्स को भी लेके आपको छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट्स करनी है वहाँ पे। हाँ सर। ओके, देन उसके बाद कैसे, कितने लोगों ने जीडी दिया था लगभग टोटल ओवरऑल से मिला के? ओवरऑल जब SIT हो गया था हम लोग को लगभग 150 बच्चे थे। उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन हुआ तो लगभग 80 बच्चे थे। 80 में से 70 ऑलमोस्ट निकल गए उसमें से। 70 हाँ 70 SRT में, हाँ एसोसिएशन सिलेक्शन टेस्ट में निकाल दिए गए। ओके। फिर उसके बाद हम लोग लगभग 80 बच्चे बचे। फिर 80 to 90 बच्चे में से लगभग 40 बच्चे जो है उनका GD क्लियर हो गया था। 40 to 50 बच्चे। ओके। फिर उसके बाद हम लोग को 7 बजे तक मेडिकल के लिए जो कॉल लेटर दिया जाता है कि 21 जुलाई, जैसे मेरा मेडिकल था 21 जुलाई को, तो मुझे कॉल लेटर मेडिकल के लिए मिल गया कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है 21 जुलाई को। सो कितना भी गैपिंग रहा था बीच में बेसिकली फिजिकल के बाद में आपका गैपिंग जो उसके लिए रहा था मेडिकल के लिए? फिजिकल मेनली सुबह हम लोग को 6 बजे बुला लिया गया था, वही 5:30 बजे। फिर वही पूरा 12-13 घंटे लग जाते हैं टोटली होने में से 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोगों को। होल डे जो आपका वेस्ट गया वहाँ पे करके, होल डे वेस्ट नहीं बोलेंगे उसको, होल डे आपका यूटिलाइज हुआ वहाँ पे। सो खाने पीने का क्या रहता है, वो देते हैं? खाने पीने का कर सकते हैं अगर आप लेके जाना चाहें, लेकिन मैं लेके नहीं गया था, मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। सो ऐसे ही गया था, मैंने सोचा था जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो पूरा टाइम लग। मेडिकल में मुझे जैसे कि मिला था 21 जुलाई के लिए, मुझे मेडिकल के लिए जाना था। ऑलमोस्ट 40 डेज़ के बाद में। ऑलमोस्ट 40 डेज़ का गैप था उसके बीच में। तो मेडिकल में मैं गया तो वही आपकी पूरी बॉडी को चेक करेंगे, एक एक चीज़ उसमें चेक करते हैं। जैसे आइज़ हुआ, आपका नोज़ हुआ, ईयर हुआ, ईयर में किसी किसी के वैक्स रहता है, उसमें भी वो लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, वो रीमेडिकल दे देते हैं। हाँ, आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मीन्स ये नहीं कह सकते हैं आप कि अगर वैक्स है आपके तो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आपको एक और मौका दिया जाता है रीमेडिकल में कि आप वैक्स को क्लियर करके वहाँ पे पहुँचे। और यदि कोई आपके फ्रैक्चर हो और ECG आपका होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो फाइनली यू गॉट सिलेक्शन है। एंड आपको जॉइनिंग लेटर कब तक आपको मिल रहा है बेसिकली? जॉइनिंग टोटल प्रोसेस कितना रहता है इसका? ये 31 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट आती है। इसमें जो मेडिकली फिट बंदे हैं उनका सबका नाम आता है। फिर दिसंबर तक आती है जो बंदे ट्रेनिंग के लिए जाना रहता है। अब दोस्तों आपको मैक्सिमम डिटेल्स आपको मिल गई होंगी इस वीडियो में कि कैसे आप XY ग्रुप को क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, कैसे आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर और भी डिटेल्स आई हैं इसके बारे में, आपको कैसे आपको मेडिकल क्लियर करना है, अगर प्रॉब्लम उसमें फेस करनी पड़ी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशनल पर्पज से बनाया गया है ताकि आप जैसे बहुत सारे यंगस्टर जो अभी 12th के बाद कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहे होते हैं और उनको अपने कैरियर के बारे में गाइडेंस सही नहीं मिल पाता है। गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आकाश से बात की, उनका लाइफ का ये था कि तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे थे वो, लेकिन क्वालिफाई कुछ और कर गए भी यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप भी अपना 100% देते हो कहीं पे, अगर आप एक अच्छी मेहनत करते हो और अगर आपके बोलते हैं ना कि छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं लाइफ के ना, वो मिलके एक ना बड़े गोल को आपको अचीव कराते हैं, तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी रहती है। अगर आप पहले कभी पार्टिसिपेट किए होते हैं कॉलेज टाइम में, आप कहीं खेले होते हैं जाके, आप जिम किए होते हैं, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेशन करते हैं, वो सारे पॉइंट्स मिलके ना आपको एक गोल तक पहुँचाते हैं। तो आई दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।